हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद। और ये अगली वीडियो जो है ना, ये रिलेटेड है आपकी ये कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजंस। इन इन तीनों डेफिनेशंस के बेस्ड पर ये एमसीक्यूज हैं। समथिंग 5 एमसीक्यूज हैं। तो अगर आपको इन तीनों की डेफिनेशन पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस रहता है। और फिर मैं प्रोविजन के बारे में बताऊंगा और फिर उस बेस पे अपन एमसीक्यू पे आगे बढ़ेंगे। तो सुनिए, अ लायबिलिटी इज डिफाइंड एज अ प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज which arises from past events। अगर कोई पास्ट इवेंट्स के बेस पे कोई कंटिंजेंट कोई प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, कोई पास्ट इवेंट्स के बेस पे प्रेजेंट में कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, तो इसको अपन लायबिलिटी बोलेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑब्लिगेशन प्रेजेंट में है और कितना अमाउंट की है ये भी अपन को पता है। तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी। अब इसको अपन को कंटिंजेंट लायबिलिटी से समझना है। तो देखो, ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, either outflow of resources to settle the obligation is not probable, मतलब probable नहीं है, और the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient liability। और आपको कितना पे करना है इसका मेजरमेंट आप सफिशिएंट लायबिलिटी के साथ नहीं बता पाते हो, तो उस केस में अपन इसको मानते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। याद रखिए, अगर लायबिलिटी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगी, और अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जाएगा। इसको केवल अपन को रिपोर्ट करना होता है, नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है। और ये तो हो गया लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट एसेट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी का विपरीत ही है, जिसमें अपन को इनफ्लो होता है तो उसको अपन बोलते हैं कंटिंजेंट एसेट्स। ठीक है। और सॉरी, प्रोविजन के क्या रहता है कंसेप्ट, प्रोविजन का कंसेप्ट क्या रहता है। तो इसमें देखो, तीन प्रकार से समझना। अगर किसी रुपीज को देने की या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपका आपको पे करना है, कोई रुपीज या किसी की लायबिलिटी है किसी को देने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 5% से कम है, जीरो से ज़्यादा 5% से कम है पे करने की, या आपका कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी केवल 5% तक है, तो इसको बोलते हैं अपन रिमोट। रिमोट से मतलब होता है कि ना तो आप इस पे कोई प्रोविजन बनाएंगे, ना ये लायबिलिटी है, ना ये कोई कंटिजेंसी है। तो 5% पे अपन इजीली उसको छोड़ देते हैं, उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 5% से ज़्यादा और 50% तक है, 5% से ज़्यादा और 50% तक है, तो इस केस में अपन इसको मानते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। पे करनी है तो लायबिलिटी हुई, और कंटिंजेंसी है क्योंकि 50% आप बता पाते हो कि देने हो सकते हैं, 50% चांस है कि इसको देना रह सकता है। ठीक है। तो और 50% से अगर ज़्यादा की ये प्रोबेबिलिटी है कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की, तो उस केस में अपन बनाते हैं इस चीज़ का प्रोविजन। ठीक। तो प्रोविजन को अपन शो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कंटिंजेंट लायबिलिटी को अपन शो करते हैं नोट्स टू अकाउंट में। अगर रिमोट वाली कंडीशन है 5% से कम वाली, तो उस केस में कहीं शो नहीं करते। ठीक है। तो अब आते हैं अपन एमसीक्यूज पे। तो फर्स्ट एमसीक्यू में कल उठा रहा हूँ। ठीक है। तो कंटिंजेंट एसेट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है। तो इसी केस पे तो ये कंटिंजेंसी हुई। ठीक है। अराइजेस कैसे अराइज हुआ, तो अपन को पूछा क्या है, कंटिंजेंट एसेट्स के बारे में पूछा। तो एसेट्स कब बनेगी, मतलब किस कारण से, तो नीचे दिए हुए द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और टू द बिजनेस एंटिटी। तो इसका राइट आंसर यही है, बिकॉज इनफ्लो होने पर ही अपन उसको एसेट्स का मानेंगे। पॉसिबिलिटी है तो कंसिस्टेंसी होगी। और द पॉसिबिलिटी ऑफ एन आउटफ्लो, इसमें कह रहे हैं आउटफ्लो, तो ये तो अपनी लायबिलिटी हो जाती है। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल देन अ कंटिंजेंट एसेट इज डिस्क्लोज्ड। अब मैंने अभी आपको बताया था कंटिंजेंट एसेट्स अगर है तो इसको अपन डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कहाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में इसको शो नहीं करते, तो कहाँ जाती है, रिपोर्ट्स में इसको शो करते हैं। और थर्ड, ये देखो नीचे वाला, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट होता है।
बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें भी नहीं आएगा। तो सही आंसर हो गया बी, जो कि मैंने बताया था, रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। अब अप्रूविंग अथॉरिटी कौन हो सकती है? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकती है, अब वो नहीं है तो कोई भी करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी मानी जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। करीब 5 क्वेश्चंस हैं। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन, इन द केस ऑफ, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक, आइदर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू सेटल द ऑब्लिगेशन is not probable, or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability। तो इसका साफ साफ ही बता रहे हैं लोग कि नॉट प्रोबेबल है ना, नॉट प्रोबेबल है ना, ये नॉट प्रोबेबल है, और द अमाउंट जो है एक्सपेक्टेड टू बी पेड सेटल लायबिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, और मेजर्ड भी इसको नहीं कर सकते। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कंटिंजेंट लायबिलिटी के। तो इसका आंसर हो गया थर्ड, लायबिलिटी नहीं है, मेजरमेंट फिक्स नहीं है, ठीक है, और प्रोविजन भी नहीं है, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड लायबिलिटी by using a substantial degree of estimate is termed as। तो प्रेजेंट में लायबिलिटी है, ओके, प्रेजेंट लायबिलिटी है ऑफ एन अनसर्टेन अमाउंट, कोई अनसर्टेन अमाउंट की के लिए कोई प्रेजेंट में लायबिलिटी। अब अमाउंट जो है वो अनसर्टेन है, ठीक है, विच कैन बी मेजर लायबिलिटी लायबिली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल, जिसको मेजर कर सकते हैं। जे पॉइंट पढ़ना है, ये इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि रिलायबल यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री, मेजरमेंट आप कर सकते हो सब्सटेंशियल डिग्री के बेस पे यूज करके। तो इस केस में अगर ये है तो ये प्रोविजन बना लेंगे, और अगर मेजरमेंट नहीं कर सकते थे तो कंटिजेंट लायबिलिटी आ जाती है। करने का बोल रहा है सब्सटेंशियल डिग्री के बेस पे मेजर कर पाएंगे। तो उसका सही आंसर हो गया ए, और लायबिलिटी है नहीं, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पे, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी इज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी इज, ये तो सिंपली क्वेश्चन है, नॉट रिकॉग्नाइज नहीं करते, मैंने आपको बता रखा पहले। तो वाइज ए थे 5 MCQ जो कि कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजंस पे थे, जिसका बेसिक कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बेस पर मैं 5 MCQs कर लें। जैसे ही आप अगर डेफिनेशन आपको आती होगी तो आगे कोई भी MCQ बनेंगे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।